हेलो स्टूडेंट्स, अनंत क्लासेस में मैं अनुपम दीक्षित एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने पेट परीक्षा से संबंधित एक आपकी सीरीज़ स्टार्ट करी है और उसमें इस सीरीज़ का आज मैं दूसरा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इसको आगे अपने कॉन्टेक्ट्स में या फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन सभी को भी इस वीडियो से मिलने वाले प्रश्नों का लाभ मिल सके। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जब आप परीक्षा हाल में पहुंचेंगे तो आपको खुद ज्ञात होगा कि सर ने कितनी मेहनत करके हम लोगों तक इन क्वेश्चंस को पहुंचाया है और बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके उत्तर को समझना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पीएम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पीएम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति का फिर क्वेश्चंस मैंने आप तक पहुंचाया है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अभी हाल ही में उपलब्ध हुआ। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लगभग पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो उनसे संबंधित अनुच्छेद कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव है, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें राष्ट्रपति से संबंधित है, उन सभी को आपको 1 बाय 1 एक जगह पे लिख के रखना है और उनको बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग करेगा। यानी कि तो इसका जो सही उत्तर है वो मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है उसका नाम आपको बताना है। तो जो आपकी पोटेशियम धातु होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। जो भी हमारे केमिस्ट्री या साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से भली भांति पता होगा कि पोटेशियम हमारी जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स जो है होती है। क्वेश्चन नंबर 29 कामलांग टाइगर रिजर्व स्थित है। यानी आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। तो ये जो है हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य जिसमें कि कामलांग टाइगर रिजर्व आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया तो कहाँ किया गया? अर्नीसनेस। ठीक है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीसनेस किया गया और कब किया गया? ये 1973 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 हेक स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। ये एक पौधा है जिसका नाम है हेक स्टोथर्म। ये किस जगह उगते हैं ये आपको बताना है, किस ताप में उगते हैं। ठीक, ये कहाँ उगते हैं इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि बहुत कम ताप पे, यानी कि टेम्परेचर आपका बहुत लो रहता है, वहाँ पे ये हेक स्टोथर्म पौधा जो है वो उगता है। क्वेश्चन नंबर 32 मृदा से संबंधित है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से पूछेगा कि मृदा से संबंधित क्या है। तो इडेफिक जो है वो आपकी मृदा से संबंधित है, ये एक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। येलो जैक मोजैक गंभीर बीमारी किस सब्जी की है ये आपको बताना है। तो येलो वेन मोजैक जो है वो आपकी भिंडी की बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भिंडी में पीत शिरा की बीमारी होती है। भिंडी में पीत शिरा की बीमारी होती है, ये कहाँ पे बताना है? तो ये सफ़ेद जो मक्खियाँ होती हैं उसकी वजह से भिंडी में पीत शिरा की बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। मतलब कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है ये आपको बताना है। तो जोजिला जो दर्रा है वो आपका जो है श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। अ सेंचुरी इज़ नाइट इनफ
के लेखक, एक पुस्तक है जिसका नाम अ सेंचुरी इज़ नाइट इनफ के लेखक आपको बताना है कि ये किसने लिखी है। तो इसके जो राइटर्स हैं वो आपके हैं सौरभ गांगुली जी, जो कि इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और एक समय पे भारत क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विश्व परिवेश दिवस जो आपका है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर मनाया जाता है। कहाँ? प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को, यानी कि वो जगह जहाँ पर प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बताना है कि वो जगह क्या है, कहाँ है, जहाँ पर प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। वो क्या है? सिएरा लियोन। सिएरा लियोन वो जगह है जहाँ पर प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। जो धूल प्रदूषण है, यानी कि धूल की वजह से जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा वृक्ष है? सीता अशोक। सीता अशोक जो है वो आपका धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 40, मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है। मौसम अनुश्रवण जो युक्ति सोडार है वो कहाँ पर स्थापित है? वो केगा तथा कल्पक्कम में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? केगा तथा कल्पक्कम में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना संबंधित है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एमएसपी की संतुष्टि देता है। एमएसपी की संतुष्टि कौन देता है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीएसीपी जो रहता है वो एमएसपी की संतुष्टि देता है, जिसका एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। सीएसीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस इसका एब्रीविएशन है। अगला क्वेश्चन, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किस परिषद से प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये बुक आपकी प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, मतलब आपको सबसे उपयुक्त मापदंड बताना है जिससे किसी देश की आर्थिक समृद्धि को हम लोग माप सकें। ठीक है, तो वो क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से हम लोग किसी देश की आर्थिक समृद्धि को जो है मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक है वो क्या है? मतलब जो आलू में आपका काला रंग का निशान पड़ जाता है तो वो किसकी कमी से पड़ जाता है? तो ये बताना है आपको। तो ये आपकी ऑक्सीजन की कमी से पड़ता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो आलू में जो है आपके काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन है, उसका नाम बताना है। अति मुलायम खनिज टाल्क बताना है कौन सा होता है? तो वो आपका मैग्नीशियम सिलिकेट है। वो आपका क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज जो टाल्क है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण जो होता है वो आयाम मांडुलन द्वारा होता है। इसका जो उत्तर है वो क्या है? आयाम मांडुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, खोजबत्ती में दर्पण प्रयोग होता है। अब ये क्वेश्चन आ गया दर्पण से संबंधित, यानी खोजबत्ती में जो है वो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो नाटोदर जो दर्पण है वो खोजबत्ती में प्रयुक्त होता है। अगला, शाहनामा के लेखक।
शाहनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? ठीक, तो फिरदौसी ने जो है वो शाहनामा लिखी, शाहनामा जो पुस्तक है वो फिरदौसी जी ने लिखी है। अगली क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताना है जो महमूद गजनवी का दरबारी था और साथ साथ में इतिहासकार भी था। तो उलवी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी साथ साथ इतिहासकार भी था। अगला क्वेश्चन, चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, यानी कि उस शासक का नाम बताना है जो कभी भी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। तो विद्याधर जो थे हमारे, वो चंदेल शासक जिनको महमूद गजनवी नहीं हरा पाया। गजनी राजवंश का संस्थापक, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है वो गजनी वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की गई। कब से उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था करी गई ये बताना है, जिसका सही उत्तर क्या है? 1982 से उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन, राई नृत्य। तो ये जो नृत्य हैं ये भी आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के जो नृत्य हैं वो अति महत्वपूर्ण है, साथ में अन्य प्रदेशों के भी जो नृत्य हैं वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? राई नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना है। तो जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड, यानी आपका उत्तर प्रदेश का ये एक क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहाँ पे जो है वो राई नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है? ठीक, तो उस जीव का नाम बताना है जिसमें रक्त नहीं होता, मतलब ब्लड नहीं होता है, बट वो जो है उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है। ठीक, तो हाइड्रा जो है वो हाइड्रा सांस लेता है बट उसमें ब्लड आपका नहीं रहता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया, कभी कभी आ जाते हैं कि मिलान करो, दो कॉलम दिए होते हैं का और खा, इधर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और इधर लिखनी होती है, तो आपको मिलान करना होता है। तो उसी से संबंधित हमने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं। तो जो कोशिका नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक, कोशिका नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होगा। प्राकृतिक रबर, जैसे आ गया प्राकृतिक रबर, तो उसका एक एग्जाम्पल सामने मुझे मिला तो मैंने लिख दिया, पॉली आइसोप्रीन जो है वो आपकी क्या है? नेचुरल रबर है। ठीक है, प्राकृतिक रबर है पॉली आइसोप्रीन। क्रायोलाइट पूछ लेते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्रायोलाइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ आपके का में दे देंगे, कुछ आपके खा में दे देंगे और कह देंगे आपसे मिलान करो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो कोशिका का नियंत्रण है वो केंद्रक के द्वारा होता है, पॉली आइसोप्रीन क्या है? आपकी नेचुरल रबर है, एंड क्रायोलाइट क्या है? वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, बैसिलस यूरिनाजिएनिसान का उपयोग होता है। बैसिलस यूरिनाजिएनिसान का उपयोग होता है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नेम भी है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग जो है जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। ठीक, ये एक जैविक कीटनाशक है बैसिलस यूरिनाजिएनिसान। ओके, यूरिनाजिएनिसान जो है वो आपका जैविक कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये भी बताया कि किस से मिलती है और किससे नहीं मिलती है। तो जो नहीं मिलती है उसका उत्तर क्या है? चाड़ है। और जिनकी मिलती है उसमें क्या बताया गया है? अल्जीरिया है, मोरक्को है और ट्यूनीसिया, जो ये है वो भूमध्य सागर से इसकी सीमा मिलती है, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया की। ठीक है, मुगलों एवं मेवाड़ों के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासन में हुई? मुगलों एवं मेवाड़ों के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासन में हुई? किसके शासन में हुई? तो ये जहांगीर के शासन में मुगलों और मेवाड़ों के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। ओके, अगला क्वेश्चन, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा शुरू किया गया। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा शुरू किया गया, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया या जहांगीर के शासनकाल में शुरू किया। ठीक है, गया। अगला क्वेश्चन, किस मध्यकालीन लेखक ने अमेरिका की खोज
का उल्लेख किया? किस मध्यकालीन लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? तो अबुल फजल ने मध्यकालीन जो लेखक थे उन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो व्यक्ति था वो कौन था? राल्फ फिच। ठीक, राल्फ किच था पहला अंग्रेज व्यक्ति जो कि अकबर के दरबार में आया था, राल्फ किच। ओके। अकबर ने बंगाल तथा बिहारों को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया ये बताना है। 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो वो रामानंद जी थे जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग किया और वो भक्ति संत थे वो हमारे रामानंद जी ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण्य है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वो किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने किया। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य संबंधित हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, जबकि शंकराचार्य जो है वो आपके अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, कामरून ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरून में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, यानी कि कामरून में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वो हमारे शंकरदेव जी थे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे या कथन है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे या कथन किसका है? तो यह कथन रामानंद जी का है। उन्होंने ये बताया था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म और संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगला प्रश्न, बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। मतलब वो दोनों लोग यही बोलते थे कि जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। ठीक है। अगला, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। दाढ़ी बनाने में प्रयोग तो होगा, मतलब किस दर्पण का उपयोग जो है हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसका किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण है। वृक्क में प्रति मिनट और औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क में प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है? तो वो 1200 सीसी आपका रक्त प्रवाह होता है। तो और आज की श्रृंखला यानी आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो फिर से मिलान है आपका, और उसमें ये बताया गया है कि नियासिन हमने क्या किया, हमने आपका जो सही मिलान है वो आपको दिखाया है। नियासिन पेलाग्रा। नियासिन क्या है? एक आपका विटामिन बी का ही एक रूप है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है और जिसकी कमी से जो है आपका पेलाग्रा रोग होता है। थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन डी तो शायद सभी लोगों को पता होगा, बट नियासिन और थायमीन ये आपके इंपॉर्टेंट नेम है, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा और थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग आप तक पहुँचा रहे हैं उनको 1 बाय 1 करके रिवाइज़ करते चलते रहिए, और मेरी यही आशा है कि ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाते रहें। और लास्ट में यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपने जो अपने जीवन के लिए सोचा है उस तक पहुँचने की पूर्ण जो है कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।